जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए, ये जो आपके एमसीक्यू हैं बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से हैं। जिस हिसाब से आयोग इस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, उसी तरीके से पूरे सीरीज क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। और एक चीज और, हमारा यूपी पीसीएस 2024 के लिए एक पेड ग्रुप चल रहा है प्री प्लस मेंस का। आरओ 2023 जो री एग्जाम है उसका भी पेड ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस का भी और बीईओ का भी। तो एक ही जगह पे रह के सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, इन पे कॉल करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में जो माइनॉरिटी है उसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखिए, जो भारत सरकार है ना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने इनिशियली सिर्फ 5 कम्युनिटी जो है उसको नोटिफाई कर रखा है कि वो माइनॉरिटी हैं। ठीक है, भारत सरकार ने प्रारंभ में 5 समुदाय यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इनिशियली नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज। ठीक है, सिर्फ 5 कम्युनिटी को सबसे शुरू में, ये 1992-1993 की बात हो रही, जब नोटिफिकेशन निकला था उस समय सिर्फ आपकी 5 कम्युनिटी को माइनॉरिटी बोला गया था इस देश में। ठीक है, कौन कौन सी बोला गया था? एक हो गया आपका मुस्लिम हो गया, ठीक, फिर आपके सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई, बुद्धिस्ट, इनको भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था। फिर आपके जोरास्ट्रियंस कौन होते हैं? ये होते हैं आपके पारसी। ठीक है, तो इन 5 कम्युनिटी को आपका माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था शुरू में। ठीक, उसके बाद में 2014 में जो आपकी जैन कम्युनिटी है उसको भी माइनॉरिटी का स्टेटस मिल गया है। कब? 2014 में। तो ध्यान रखना है, शुरू में सिर्फ 5 कम्युनिटी के पास में था, फिर 2014 में आपको जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का स्टेटस मिला। ठीक, अब इसमें बहुत लोग कहेंगे जोरास्ट्रियंस कौन होते हैं? इसको भैया हिंदी में पारसी बोला जाता है जोरास्ट्रियंस को। भारत की अगर आबादी की बात करें तो बहुत कम है, सिर्फ हमारे 140 करोड़ के देश में 69,000 के आसपास ही पारसी हैं। भारत में सबसे छोटी माइनॉरिटी आपकी पारसी है। और आपने जैसे रतन टाटा का नाम सुना होगा, जो रतन टाटा हैं आपके, ये भी आपके पारसी हैं। और हिस्ट्री में आप लोग सुनते आते हो दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी भी जो थे वो भी पारसी थे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। एक आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना है, कब? 1993 में। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया था। वैधानिक स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब होता है कि पार्लियामेंट से लॉ पास कराया गया, तब इसको एक दर्जा दिया गया। ठीक, फिर अभी मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा जो धार्मिक समुदाय है वो पारसी समुदाय है, तो पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, तीसरा भी सही है। ठीक, और फिर ये वाले स्टेटमेंट की तो बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। भारत का संविधान धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 30 के तहत देता है। सिर्फ दो आपके माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है संविधान, एक आपका भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी हो गई लिंग्विस्टिक, और एक आपकी धार्मिक रिलीजियस। फोर्थ वाला भी सही है। चारों स्टेटमेंट इस आपके क्वेश्चन के सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये आपको, एकदम नया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज? लोकल बॉडीज क्या? जैसे आपका नगर निगम हो गए, पंचायत हो गए, ठीक है, इनकी बात हो रही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? लेकिन इनका नियंत्रण फाइनेंशियल, आर्थिक मामले में भी रहता है। ठीक है, क्योंकि काफी जो आपके फंड्स हैं आपकी राज्य सरकारें देती हैं। फिर लेजिस्लेशन, विधि निर्माण में भी रहता है। जो आपका स्टाफ होगा यहाँ पे, कार्मिक जो रहेंगे, पर्सोनल, उन पे भी रहता है। सिर्फ एक चीज पे नहीं रहता, वो है आपका ए वाला, सिटीजन ग्रीवियंसेस, मतलब जो नागरिक अपनी शिकायतें लेके आएंगे ना, जो आपका लोकल एरियाज के हैं, वो सिर्फ सीधा किसको जाएंगे? जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, नगर निगम हो गई या आपके पंचायत हो गए, उन्हीं को जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, हाई कोर्ट को लेकर। इस समय पे भारत में आपको पता होगा हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? इस समय पे 28 राज्य हैं आपके।
लेकिन टोटल हाई कोर्ट जो है ना वो है आपके टोटल 25 हाई कोर्ट अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम देश में 2024 में, ठीक है। उसमें से 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्र अधिकार एक राज्य से अधिक है। तो दूसरा वाला भी सही, जैसे कौन कौन सा मैं बता रहा। एक हाई कोर्ट आपका जो पंजाब हरियाणा का है ना वो एक सेम ही हाई कोर्ट है, मतलब एक ही हाई कोर्ट है, तो उसका क्षेत्र अधिकार पंजाब के मामलों में भी हो गया, हरियाणा के मामलों में भी हो गया, ठीक। फिर एक आपको पता होगा बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसका जो क्षेत्र अधिकार है वो आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी है और गोवा में भी है और यूनियन टेरिटरी में भी है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का पंजाब हरियाणा में भी है, चंडीगढ़, और इसमें भी आपका महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक। फिर तीसरा एक है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, जो आपको वहां आसाम में दिखेगा, उसका भी क्षेत्र अधिकार है ना आपका, उसमें तो बहुत सारे स्टेट्स पे है, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा वाला बोला जा रहा है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं, तो बिल्कुल गलत हो गया भैया। आपकी 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें एक यूटी है दिल्ली, तो दिल्ली है ना वो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, उसका खुद का एक हाई कोर्ट है, तो तीसरा वाला गलत। फिर जो आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं ना उनको रिटायर होना होता है कब, 62 साल में, ठीक है, तब तक अपना ऑफिस जो है होल्ड करके रखते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ना ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका ए वाला, 1 2 एंड 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपकी मैचिंग बोली गई है। अब देखिए मैचिंग क्या है ना, आपका अनुच्छेद 54 ये भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, एकदम सीधा सीधा ही है, पहला तो एकदम सही। आर्टिकल 54 के इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको अगर एक आर्टिकल भी याद होता ना तो आप आराम से कर लेते, नहीं एक दो पते होने चाहिए देखो, क्योंकि इसमें ए वाला जो है ना ये करेक्ट आपका ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी ए में पहला और बी वाले में भी ए का पहला, आगे देखते हैं। फिर आर्टिकल 75 ये कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में, ये भी सही, एकदम एकदम सेम सेम है, ठीक, बी वाला भी सही। अब आगे देखते हैं, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन को ना क्वेश्चन नहीं टफ करता, उसके ऑप्शन टफ करते हैं, ऑप्शन हल्के से इसमें ट्रिकी है। क्योंकि अगर मान लो ये जो 1 2 दे रखा है ना ये सिर्फ ए वाले में होता है, जो ए वाला ऑप्शन है ना बी में ना होता, तो ए वाला ही सही हो जाता है, लेकिन बी में भी 1 2 जो है ए और बी में दे रखा है। सी वाला देखते हैं, आर्टिकल 155 ये आपके अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को लेके, ये भी सीधा सीधा सी वाला एकदम सही, ठीक है। जो आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं ना उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 155, तो सही। फिर आर्टिकल 164 ये आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए होते हैं, कौन करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री, जो राज्य के मंत्रिपरिषद उनकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ए वाला हो जाएगा, सबके सामने सामने, ठीक है, का भी है ये एकदम सेम सेम सामने सामने, करेक्ट आंसर ए वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो अगर नया राज्य बनाना है तो कौन से आर्टिकल के तहत बनाओगे, आर्टिकल 3 पहली चीज तो ये ध्यान रखना। और जो हमारी प्रथम अनुसूची है ना संविधान की, उसमें क्या दे रखा है कि कौन कौन से राज्य जो है और यूटी वो लिखा रहता है प्रथम अनुसूची में। तो नया राज्य बनेगा तो संशोधन किसका करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल प्रथम अनुसूची का संशोधन करना पड़ेगा, ध्यान रखो इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें आपका पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को लेकर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। आपका रजिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, किसके कहाँ कराना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन के पास में, तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही। तो जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है वो कहाँ होता है, चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे थोड़ा ना कोई, मान लो आप ही लोग अपना स्टूडेंट लोग बोले हमने पार्टी बना ली चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है, कहीं तो उसका पंजीकरण कराना पड़ेगा, कहाँ करोगे, इलेक्शन कमीशन में, ठीक। फिर आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल होता है ना उसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस, इनका जो आपका परचम होगा ना वो 4 या 4 राज्यों से अधिक में, तभी इनको राष्ट्रीय पार्टी बोला जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, खुद ही सोचो, वो हो गया डी वाला, तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें फिर से हाई कोर्ट को लेके आ गया है। जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका जो वेतन होगा, भत्ते, सैलरी, अलाउंसेस, वो कहाँ से कटता है भैया, उनको सैलरी तो आती है ना, तो पैसा कहाँ से आता है, वो आता है जो आपका राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है ना बी वाला, उससे आता है, ठीक है। अब ये कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, ऐसा फंड होता है जहां पे सरकार का जितना भी टैक्स से कमाई आ रही है ना, टैक्स जितना भी पैसा आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड पे आएगा। हमारा एक केंद्र सरकार का भी होता है और हर राज्यों का भी होता है, तो यहीं से हाई कोर्ट के जो जज होंगे ना उनको क्या जाएगी, सैलरी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य। तो ये देखो संविधान सभा ने ही संविधान बनाया देश का, लेकिन आप समझो ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, ठीक। अब इसमें जिन लोगों ने आपका संविधान बनाया है वो कैसे आए इस संविधान सभा में? क्या उनको नॉमिनेट करा गया था, मनोनीत क्या, या वो इलेक्ट हो किया है, उनकी नियुक्ति हुई थी? देखिए था क्या, उनकी नियुक्ति तो हुई थी, लेकिन नियुक्ति किसने करी थी? जनता ने करी थी? नहीं, जनता ने नहीं करी थी। उस समय पे क्या था ना, अलग अलग राज्य उस समय बन रखे थे, तो हर राज्य में जो आपकी विधानसभा थी, जैसे आपकी जो विधानसभा थी हर राज्य में, वहां पे जो आपके विधायक बैठते थे उनको किसने वोट दिया था? उनको वोट दिया था आपकी मासूम जनता ने, इनको वोट दिया। और फिर विधानसभा में जो विधायक उन्होंने वोटिंग करी थी, फिर जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुन के भेजा था। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब इसे क्या बोला जाता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अगला क्वेश्चन क्या है? द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राजनीति के निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान में क्यों शामिल किए गए? क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य है कि हमारे लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है समाजवाद लाना धीमे धीमे, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब होता है आर्थिक प्रजातंत्र का, कि सारा जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो सब आप ये समझो बड़े बड़े धन्ना सेठ के हाथ में ना रहे, ठीक है, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स, वर्कर्स का भी उसमें से हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है। इसमें बोला गया है जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 था ना, उसके लेके क्वेश्चन पूछा गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघात्मक परिसंघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली उद्देश्य क्या था? अब देखो जो फेडरेशन था, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो पाया था उस समय पे जो फेडरेशन था, लेकिन अंग्रेजों ने बोला था फेडरेशन में जो आपकी देसी रियासतें होंगी ना उनको भी शामिल किया जाएगा। वो इसलिए बोला था ताकि जो देसी रियासतें थी वो थोड़ा फेवर करती थी अंग्रेजों को, और जब फेडरेशन में देसी रियासत आपकी देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट्स भी होंगी और फेवर करेंगी, तो फिर क्या होगा, जो आपके कांग्रेस थी ना उनका पकड़ जो है जनता में कमजोर होगा, इसलिए करा गया था, ठीक है, डी वाला। यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स, राष्ट्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों के प्रतिवाद के लिए राजकुमारों का उपयोग करना, उपयोग करने के लिए इनको सिर्फ करा था, ठीक है, यूज। यही थे आपके क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए, डेली देखिए, आपका अच्छे से सारे सब्जेक्ट जो है ना फ्री में तैयारी हो जाएगी। और हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।